नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास का पार्ट सेकंड। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आवास, विभिन्न प्रकार के जो आवास हैं, स्थलीय आवास, जलीय आवास, समुद्री आवास, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं इनके बारे में। तो इससे पिछले जो पार्ट था इसका चैप्टर 6 का, उसमें हमने अध्ययन किया है अनुकूलन के बारे में, उनके परिवेश के बारे में, सजीव के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है पार्ट सेकंड। आवास। आवास क्या होते हैं? तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण एवं स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान अर्थात एक घर। तो आवास क्या कहलाता है? आवास को क्या कहा जा सकता है? एक घर अर्थात वास स्थान जहाँ रहने योग्य हो। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से भी रह सकते हैं, ये भी संभव है। तो जैसे हम देखेंगे तो किसी न किसी प्रकार के जंतु हैं, अलग अलग जंतुओं का अलग अलग प्रकार का आवास होता है। कोई जंतु जल में रहते हैं तो उनका आवास क्या होगा? जल होगा। मछली का भी आवास जल है, ये स्थल वाला स्थलीय आवास है इसका। जैसे अब मानव का जो आवास है वो घर बना कर रहते हैं या जल स्थल पर रहते हैं तो उनका आवास कहलाता है, जहाँ एक घर। आगे देखते हैं आवास के प्रकार। तो इस जो स्थल हैं, स्थल जमीन पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं एवं जंतु होते हैं उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जबकि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। तो स्थलीय आवास किसे कहते हैं? स्थल जमीन पर पाए जाने वाले जो पौधे एवं जंतुओं के कुछ आवास होते हैं उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं। जैसा कि वन जो है, घास है, के मैदान होते हैं, मरुस्थल भी और तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र क्या है? स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। आगे देखेंगे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। तो जल में, जल पर पाए जाने वाले जो पौधे एवं जंतु होते हैं उनके लिए जो आवास होता है उसे क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। जैसे झील हुआ, नदियाँ, समुद्र एवं समुद्र या विशेष प्रकार के जलाशय या दलदल। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जो विभिन्न वन हैं या घास के मैदान हैं या मरुस्थल हैं, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। आगे देखते हैं। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल एवं जैसी जो अनेक निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या है? आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। तो हम देखेंगे जैव घटक क्या कहलाता है। जैव घटक वह होता है तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे किसी भी प्रकार के आवास में क्यों ना पाए जाते हो, चाहे जलीय आवास में चाहे स्थलीय आवास में, तो उस पर पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु क्या कहलाएंगे? जैव घटक कहलाएंगे। जबकि जो अजैव घटक क्या होता है कि चट्टान हुई, मिट्टी हुई या किसी प्रकार की वायु या जल की जो संरचना है, तो जैसी जो अनेक निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। यह जो सूर्य का जो प्रकाश है तो क्या है, और एवं जो उससे प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है वो क्या है? परिवेश के अजैव घटक ही हैं। आगे देखेंगे सजीवों के लिए जो आवश्यक घटक हैं वो क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीजों के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हमें पहले से ही ज्ञान है या परिचित है हम पिछले चैप्टरों के माध्यम से कि बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की क्रिया होती है। जैसे ही कोई बीज होगा इसकी जो इसको अगर जैसे अंकुरित कर दिया जाए या मिट्टी में अंकुरित करने के लिए छोड़ दिया जाए और जल से सिंचित कर दिया जाए तो क्या होगा? ये पौधा बन जाएगा। तो वह अंकुरण से ही संभव हो पाएगा। तो क्या आपने पाया है कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अंततः आवश्यक होते हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि किसी भी सजीव के जीवन यापन के लिए वायु हो, जल हो, प्रकाश हो या ऊष्मा जैसे जो अजैव घटक हैं सभी जैसे सजीवों के लिए अंततः आवश्यक होते हैं। अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम देखेंगे जीवों की विविधता के बारे में कि विभिन्न जीवों में जो विविधता पाई जाती है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। तो ये भी बात सत्य है कि सजीव जो हैं बहुत ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, बहुत गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं या वातावरण में पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा है। ये जीव इस परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, यहाँ अनुकूलन काम आता है। तो ऐसी क्या खासियत विशेषता इनमें रहती है कि ये इसमें जीवन यापन अपना संभव कर पाते हैं। जैसे जो मगरमच्छ है या कछुआ है या सांप है या मछली, तो वो कैसे जल में अपना जीवन यापन संभव कर पाता है? क्या विशिष्टता या संरचना है इसमें विशेष व्यवस्था इनमें होती है। जैसे जो ऊँट है वो कैसे इतनी तपन में रेगिस्तान एरिया में रह पाता है। जो शेर है, बाघ है, तो कैसे जंगली एरिया में या घास स्थल क्षेत्रों में रह पाते हैं। तो क्या अनुकूलन होता है या क्या है?
तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्या होती है, यहाँ का जो अनुकूलन है यह होता है इसमें महत्वपूर्ण। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि जो होती है उसमें किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वे तो मर जाते हैं, लेकिन केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। तो जो जीव जैसे अपने परिवेश के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं तो वो तो जीवित रह जाते हैं, लेकिन जो जीव अनुकूलित नहीं कर पाते हैं अपने परिवेश के प्रति वो क्या होता है, वो मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या उनकी प्रजाति जो होती है समाप्ति की ओर बढ़ती जाती है। आगे देखेंगे जो अजैव कारक जो होते हैं उनके लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं तथा इनका जो परिणाम है क्या होता है कि भिन्न भिन्न आवासों में जो अलग प्रकार के भिन्न भिन्न आवास होते हैं, इन आवासों में भिन्न भिन्न जीवों की विविधता का होना है। जैसे घर है उसमें आपको देखेंगे कि जो स्थलीय आवास है और जिसमें जो घर वगैरह होते हैं तो उसमें क्या मानव का जीवन यापन संभव हो पाता है। स्थलीय आवास के अंतर्गत जो नदी, जो पर्वत, पहाड़ है तो इसमें भी किसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जबकि जल जो है इसमें जो जलीय आवास है इसमें अनेक प्रकार के जैसे सर्प हुआ, मछली हुआ, मगरमच्छ या अनेक प्रकार के जीव जंतु इसमें भी अपना जीवन यापन संभव कर पाते हैं अनुकूलन के प्रति। तो आगे देखते हैं जो विभिन्न आवासों की यात्रा के बारे में। तो इनमें विभिन्न आवासों की यात्रा करते समय हम सबसे पहले जानेंगे स्थलीय क्षेत्र के बारे में। स्थलीय क्षेत्र में भी हम सबसे पहले देखेंगे मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल के जो अजैव घटक होते हैं जैसे एवं जो ऊँट है के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल के अजैव घटक क्या क्या होते हैं और ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम किस प्रकार जो ऊँट है वो रेगिस्तान में अपना जीवन यापन संभव कर पाता है। तो इसकी क्या विशेषता थी, इसके शारीरिक संरचना या इसकी जो शरीर की जो विशिष्ट संरचना होती है, व्यवस्था होती है, उसके कारण यह जीवन यापन संभव कर पाता है मरुस्थल एरिया या रेगिस्तानी एरिया में। आगे देखते हैं मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अन्य जंतु एवं पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि वे उनमें इसी प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं क्या उनमें भी। हाँ, तो जब वो मरुस्थल या रेगिस्तान एरिया में या क्षेत्र में अपना जीवन सफल बना पाते हैं, चाहे कोई जीव हो या पौधा हो, तो उसमें विशेषता तो कुछ किसी न किसी प्रकार की कुछ विशेषता तो पाई जाती होगी। तो देखते हैं उसके बारे में। तो मरुस्थल में रहने वाले जो चूहे हैं एवं सांप हैं तो वो कैसे रहते हैं, ऊँट की भांति उनके पैर तो लंबे होते नहीं हैं सांप और चूहे के, कि उन्हें जो गर्मी है उससे दूर रहे उनका शरीर, तो वो जीवन यापन संभव बना पाए। तो अब सांप और चूहे कैसे रहते हैं, तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे क्या करते हैं, वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। इस प्रकार से रात्रि के समय जब तापमान में कमी आ जाती है तो वो जंतु बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो सांप हुआ या चूहा हुआ तो क्या करता है, वो इस बिल में, इस प्रकार के बिलों में घुस जाता है अंदर और गहरे ज़मीन के अंदर रेगिस्तानी एरिया है इसके अंदर की ओर रहते हैं बिल में मरुस्थलीय जो जंतु होते हैं अनेक प्रकार के। तो रात्रि के समय वो लोग निकल आते हैं और दिन के समय वो है गहरे स्थानों पर वो छुप जाते हैं। आगे देखेंगे मरुस्थल के अंतर्गत। मरुस्थल में जो कुछ उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को इसमें दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं। जैसे इसमें मरुस्थल के जो उगने वाले कुछ पौधे हैं, नागफनी वाले जो कैक्टस वगैरह के, तो ये पौधे क्या होते हैं, मरुस्थल एरिया में आसानी से उग जाते हैं या अपने जो जीवन है इसके प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। आगे देखते हैं मरुस्थलीय जो पौधे हैं वो बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। तो इनमें अगर जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें जो बाष्पोत्सर्जन की अगर क्रिया भी होती है तो होता क्या है कि इनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी ये लोग बहुत कम मात्रा में जल निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, तो आप देख पा रहे हो जैसे बबूल कैक्टस का या नागफनी का जो पौधा है तो उनमें क्या है, या तो पत्तियां होती हैं नहीं है, अनुपस्थित होती हैं, अथवा होती हैं तो बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों तथा पत्तियां जो है वो क्या करती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं या सूल का रूप ले लेती हैं। कुछ विशेष प्रकार के पौधों में जो पत्तियां हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले जो बाष्पोत्सर्जन होते हैं उनमें होने वाले जलहास में कमी आती है, क्योंकि जो जैसे मरुस्थलीय जो पौधा होता है उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, जिस कारण से बाष्पोत्सर्जन क्रिया से जलहास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह क्या है, वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिसे जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो नागफनी का पौधा है या किसी प्रकार के जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत नीचे तक जमीन में चली जाती हैं, जिससे यह
प्रकाश संश्लेषण क्रिया और जल संरक्षण में सहायक होते हैं। और इनकी जो पत्तियां वगैरह होती हैं इनमें नहीं होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सूल या कांटे का रूप ले लेती हैं। तो इसके जो तना होता है इस तने के अंदर से इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती रहती है। आगे देखते हैं पर्वत के बारे में। विभिन्न आवासों की यात्रा के अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम विभिन्न पर्वतों के बारे में। तो ये आवास जो होते हैं पर्वतीय आवास या पर्वतीय आवास के जो क्षेत्र होते हैं सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और उनमें तेज हवा चलती रहती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। तो कुछ पर्वतीय क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें शीतकाल के समय या ठंडे प्रदेशों में हिमपात या बर्फ भी बरसती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में देखे गए जो वृक्ष हैं कुछ इस प्रकार के दर्शाए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे वृक्ष कहीं ना कहीं देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं ऐसे इनके बारे में और अध्ययन करते हैं कि ऐसे वृक्ष कहीं और भी पाए जाते हैं किसी और स्थलीय क्षेत्रों पर। तो देखते हैं ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी जो शाखाएं होती हैं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की जो पत्तियां हैं सुई के आकार की होती हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष कैसे होते हैं? शंकु आकार के होते हैं। इस प्रकार से शंकु आकार के वृक्ष होते हैं तथा इनमें से जो कुछ वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं? सुई की आकार की होती हैं, एक नोक के आकार की होती हैं अलग अलग। तो इनमें से जो वर्षा का जल होता है या हेम होता है वो क्या होता है? हेम आकार की होती हैं। वर्षा का जल कैसा? तो इसमें से वर्षा का जल या हेम जो सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। इस शंकु आकार के होने के कारण ही क्या हो जाता है? इनमें से वर्षा का जल जो है वो नीचे की ओर आराम से खिसक आता है, या हेम बर्फ जो है वो आराम से शंकु आकार के होने के कारण नीचे की ओर खिसक आती है। तो इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। इन शंकु आकार के जो वृक्ष हैं इनसे अलग भी कुछ भिन्न वृक्ष मिल सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन भी हो सकता है। उनमें कोई और अन्य प्रकार की विशेषता भी हो सकती है जिससे वो पर्वत पर अपना जीवन यापन संभव कर पाते हैं। आगे देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ और विशेषताएं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी जो मोटी त्वचा या फिर जो ठंड से उनका बचाव करती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु होते हैं वो कैसे पर्वतीय स्थिति जो उधर की परिस्थितियाँ होती हैं उनके प्रति अनुकूलित कैसे होते हैं, तो क्या होता है उनके समय। तो पर्वतीय जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा या तो मोटी होती है या उनके जो फर या पंख होते हैं तो वो ठंड से उनका बचाव करते हैं। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए क्या जो शरीर लंब है बालों से ढका होता है। उदाहरणतः जैसे पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उधर क्या पाया जाता है? याक जैसे जंतु पाए जाते हैं। तो याक अपने आप को पर्वतीय क्षेत्र में कैसे अनुकूलित करता है? तो उसका शरीर जो होता है उसको गर्म रखने के लिए याक क्या करेगा? याक का जो शरीर होता है लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं तो उससे वह अपना शरीर का बचाव कर लेता है और उसके पर्वतीय क्षेत्र के प्रति अनुकूलित कर लेता है। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। जो उसके पहाड़ी तेंदुए होते हैं उसके फर बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। जबकि पहाड़ी जो है बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जबकि जो पहाड़ी बकरी होती हैं तो उनके जो मजबूत खुर होते हैं तो उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बना देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो याक है तो उसके क्या है, याक के जो शरीर है उस पर घने लंबे बाल हैं। तेंदुआ है तो इसके ऊपर अच्छे जो फर बना रहता है ऐसे निंगते हुए इसको इसकी संरचना के कारण यह चलते हुए भी बन जाता है इससे। आगे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र की कुछ और विशेषताओं के बारे में। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं हमें क्या होता है? परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा हमारा कि हम परिवेश बदलता जाएगा, वातावरण बदलता जाएगा। तो और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई पड़ेगी। आगे देखते हैं हम विभिन्न आवासों की यात्रा के अंतर्गत जो घास स्थल क्षेत्र हैं उनके बारे में कि घास स्थल क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव या जंतु होते हैं वो अपने आप को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं घास स्थल के जो परिवेश या वातावरण होता है उसके प्रति। तो शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है, क्लियर बात है, शेर वन में या घास स्थल में रहता है। हिरण भी वन या घास स्थल में रहती है। तथा एक ऐसी शक्तिशाली जंतु है शेर जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। कौन?
शेर की संरचना की बात की जा रही है, कैसा होता है, मटमेले हल्के भूरे रंग का होता है। एक जो शेर एवं हिरण का चित्र देखिए आप, हिरण ऐसे होती है, आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। इन दोनों जंतुओं की आंखें, उनके चेहरे किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इसके बारे में भी आप अध्ययन करिए। क्या वे चेहरे के सामने हैं? नहीं। अथवा पार्श्व में है? हाँ, अगल बगल में है। तो इनके चेहरे जो हैं, चेहरों से जो आंखें हैं वो कैसे अगल बगल में हैं, चाहे शेर की हो चाहे हिरण की। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? हर प्रकार का कोई ना कोई जीव हो या पौधा हो, तो उसकी जो विशिष्ट संरचना है, उसे अपने उसकी जो विशिष्ट संरचना है वही उसके आवास के प्रति या परिवेश के प्रति या वातावरण के प्रति अनुकूलित बनाती है। आगे देखेंगे उसका जो और शिकार को भी पता नहीं चलता है। शेर जैसे जब वो शेर होता है तो शेर को या शिकार को पता नहीं चलता है, चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु कौन है? हिरण, जो वन या घास स्थल में पाया जाता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं हिरण के। हिरण को अपने शिकारी जैसे शेर जैसे जंतु तथा उससे अपना जो शिकार बनाते हैं उनकी उपस्थिति की जानकारी आवश्यक होती है। अगर उसे शेर जैसे या जो भी उसके शिकारी जंतु होते हैं हिरण के, अगर उसकी जानकारी उसे नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी या वह अपनी जान खो बैठेगी हिरण। ताकि वह उसका शिकार ना बन सके इसलिए उसको उपस्थिति, शेर जो शिकारी होते हैं उनको उपस्थिति की जानकारी आवश्यक होती है हिरण को, ताकि वह वहाँ से उन्हें देखते ही भाग जाए। जो हिरण होती है इसकी क्या विशेषता होती है कि जो घास स्थल क्षेत्र में रहना जीवन यापन अपना संभव कर पाती है। तो उसके लंबे कान उसे शिकारी गतिविधि जो होती है उसे जानकारी देते हैं। हिरण के जो लंबे कान होते हैं ये क्या करते हैं, उसकी गतिविधि, शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं कि वो शिकारी इधर है कि नहीं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित जो आंखें होती हैं प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती हैं। और हिरण की जो आंखों की विशेषता होती है क्या होती है, पार्श्व में इसकी आंखें पार्श्व में होती हैं, जिसके कारण यह दोनों ओर प्रत्येक दिशा में खतरा देखकर खतरा महसूस कर लेती है जल्द से जल्द और अपने भागने की व्यवस्था करती है। तो हिरण की तेज गति जो है उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। अगर बात की जाए हिरण के भागने की, तो हिरण की गति बहुत तेज होती है जो उसे शिकारी से भागने में सहायक करती है। आगे देखेंगे शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। आगे देखेंगे हम एक और स्थलीय आवास के बारे में, जो जलीय आवास के बारे में, समुद्र के बारे में। तो समुद्र में रहने वाले जो मछली है उसके अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि मछली की जो धारा रेखी संरचना होती है इसके कारण वो जलीय स्थल में या जलीय आवासों में अपना जीवन यापन संभव कर पाती है। अब दूसरी ओर बात करें बहुत से समुद्री जंतुओं की, तो उनका शरीर भी धारा रेखीय होता है, तो जिसके कारण वो जीवन यापन समुद्र में संभव कर पाते हैं, लेकिन जिससे वह जल में सुगमता से चल पाते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जैसे ऑक्टोपस हुआ या स्क्विड जैसे और कोई समुद्री जंतु हैं जो उनका शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, तो वे समुद्र की गहराई में या तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं तथा जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर का धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल या क्लॉम होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जो ऑक्टोपस है इसमें क्या है कि इसका शरीर तो धारा रेखीय नहीं होता है, तो ये कहाँ होते हैं, गहरी एवं तलहटी में रहते हैं। और जब इसकी ओर इनका शिकार आता है अगर, तो इसे भागने के लिए, इसको अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, अपनी जो शरीर है इसको अपना वो उनको जो परिवर्तित व्यवस्था होती है परिवर्तन करने की, धारा रेखीय बना लेते हैं। आगे की ओर नुकीला तथा पीछे की ओर नुकीला। आगे देखेंगे हम जो जलीय स्थल है, इस समुद्र में रहने वाले जो डॉल्फिन है इसके बारे में और व्हेल के बारे में, कि अपना जीवन यापन कैसे संभव कर पाती हैं समुद्र में या जलीय स्थलों में। तो डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी जो कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। मछली जो है उसमें तो गिल होते हैं, लेकिन जो ऑक्टोपस है उसमें भी गिल होते हैं, लेकिन डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। इस सिर पर स्थित नासाद्वार या अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। तो सही बात है, जब जंतुओं में गिल नहीं होते हैं तो या गलफड़े नहीं होते हैं तो वो किस प्रकार से श्वसन कर पाते हैं, तो उन पर स्थित जो नासाद्वार होते हैं, बात छिद्र होते हैं, उनके द्वारा यह श्वसन कर पाते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और डॉल्फिन या व्हेल, जबकि और वे समय समय पर समुद्री सतह पर बाहर आकर श्वसन छिद्रों से भी जल बाहर निकालते हैं। आगे देखेंगे एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की रोचक चित्र को देखा है? क्या? हाँ, डॉल्फिन और व्हेल के जैसे हमने कई चित्रों को देखा है।
और इनकी शारीरिक संरचना को देखा है कि इन पर जो इनके सिर पर जो स्तनासद्वार होते हैं या बाछिद्र होते हैं, इनके द्वारा ये सांस लेते हैं। आगे देखते हैं हम जलीय स्थल के बारे में, तालाब और झील के बारे में कि ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन इसमें संभव कर पाते हैं। तो क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते हुए देखा है? तो हाँ, हमने तालाब हुआ है, झील हुआ है, नदी या नाला हुआ है, इसमें हमने विभिन्न प्रकार के पौधों को उगते हुए देखा है। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए, वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की जो पत्तियाँ होंगी, तने होंगे, जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इसके बारे में आप अध्ययन कीजिए। तो इनमें से कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं जलाशय की तलहटी में की मिट्टी में स्थित रहती हैं। तो इनकी जो मुख्य विशेषता क्या रहती है कि जल में या तालाब में या किसी प्रकार के जलाशय में या नदी नाले में अपना जीवन यापन संभव कर पाते हैं इस प्रकार के पौधे। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो जलाशय की तलहटी में इस प्रकार से जो जलाशय की तलहटी की मिट्टी होती है उसमें स्थिर बनी रहती हैं। और स्थलीय, इनमें से कुछ पौधों की जो जलाशय की जड़ें हैं वो जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में क्या होता है कि जो जड़ हैं मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जो जड़ें हैं वो आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य होता है पौधों की तलहटी में जमा रखना। तो हमने ये तो अध्ययन हम पहले कर चुके हैं कि स्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो जड़ें होती है वो क्या काम करती हैं कि इनसे जो जल एवं जो मिट्टी से खनिज और पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करके शरीर पौधे के अन्य भागों में पत्तियों और सराहों तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो आकार में बहुत ही छोटी होती हैं। लेकिन इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है इनके पौधे को तलहटी में जमा रखना होता होता है। आगे देखेंगे जलीय स्थल में तालाब और झील के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण रूप से डूबे हुए पौधे हैं उनके बारे में। तो कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे जो कुछ पौधे हैं जो तो बाहर निकले हुए, उनकी जड़ तो इसमें जल में डूबी हुई है, लेकिन जो पौधे हैं बाहर निकले हुए हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जल में पूर्णतः डूबे रहते हैं इस प्रकार। तो ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रबड़ की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ भी जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। तो ये जल में अपना जीवन यापन कैसे संभव कर पाते हैं? जो जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। तो इनका जड़ें जो हैं, जैसे कुछ पौधे हुए तो उनकी तो जो जड़ें हैं इसमें रहती हैं सिर्फ जल में, और तो पौधा बाहर रहता है। तो इसको किसी प्रकार के पानी के कटाव या बहाव से कोई समस्या नहीं होती है। जड़ जो है वो इसको स्थिर बनाने का काम करती है मिट्टी से। लेकिन जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जलमग्न रहते हैं या पूरे डूबे रहते हैं, तो उनका क्या होता है? वो किस प्रकार जीवन यापन कर पाते हैं? तो तो जो जलमग्न पौधे होते हैं उनका क्या होता है? या तो इनकी पत्तियां जो हैं बहुत लचीली होती हैं, कोमल होती हैं, जो बहते हुए जल के साथ सरलता से, अगर जल इस तरफ बह रहा है तो इस तरफ मुड़ जाएंगी, अगर इस तरफ बह रहा है तो इस तरफ पत्तियां इस प्रकार से मुड़ जाती हैं आराम आराम से। लेकिन कुछ और इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें अनेक प्रकार की बहुत सी शाखाएं में विभाजित होता है पौधा, जिससे वो जल है जो बीच में से होकर निकल जाता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न स्थलीय आवासों के जलीय आवासों के अंतर्गत तालाब और झील के बारे में। इसमें जो मेढक होता है आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु होता है। मेढक तालाब में पाया जाने वाला एक प्रकार का विशेष जंतु होता है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। आपने मेढक को स्थल पर रहते हुए देखा होगा और जल में रहते हुए भी देखा होगा मेढक को। अब देखेंगे इनके पश्चपज क्या होते हैं, लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने, शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। आपने देखा होगा मेढक को टर टर करते हुए मेढक सारा फुदर फुदर फुर फुर करता है और टर टर करते रहता है और फुदक फुदक के इधर उधर उछलता रहता है। फिर एक बार फिर इधर जल में से निकला, फिर बाहर आ गया, फिर बाहर से फिर अंदर आ गया। इस प्रकार वो उछलांग या उछल कूद करता रहता है एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद जो लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, इससे शिकार पकड़ने में भी इसको सहायता देते हैं। इनके पश्चपाद में जालयुक्त पाद उंगलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में भी सहायता करती हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का चैप्टर 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास का पार्ट 2 वो समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का जो सजीव विशेषताएं एवं आवास है, इसका पार्ट 3 हम हमारे आसपास के सजीव के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम और जो टॉपिक कवर करेंगे हमारे आसपास के सजीव के बारे में। साथ ही साथ इसमें हम जो पढ़ेंगे सजीवों को भोजन की आवश्यकता के बारे में, सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है इसके बारे में, और सभी सजीव श्वसन करते हैं इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और सभी सजीव प्रजनन करते हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इस क्लास को जरूर अटेंड करें। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।